हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम क्लास 12th में आगे टॉपिक बढ़ाते हैं अपना। आज हम पहले तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चार्ज सिस्टम में किस तरह से बिहेव करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम, ठीक है। जैसे मैं ठीक है स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद हम गॉस लॉ पे आएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आएंगे पहले, फिर गॉस लॉ पे आएंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बात की हैं। तो पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज सिस्टम का मतलब है, जैसे मैं फर्स्ट केस लेता हूँ। सपोज मेरे पास जो चार्ज सिस्टम है वो एक पॉजिटिव चार्ज का सिस्टम है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न क्या होगा, किस तरह का उसका बिहेवियर होगा, वो हम देखते हैं, ठीक है। जब इस तरह से एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा मेरे पास, हमें हमेशा से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा बाहर की तरफ होगी। मतलब ये मैं बोल देता हूँ कि ऐसे होगी, इधर ऐसे होगी, इधर ऐसे होगी, इधर ऐसे होगी, इधर ऐसे होगी और इधर ऐसे होगी। इस तरह का कुछ पैटर्न होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज से इतने डिस्टेंस पे यहाँ से इसकी बात करूँ और मैं इस पर एक पूरा स्फीयर बना दूँ, ये स्फीयर मैंने इस पर बना दिया, ये पूरा एक स्फीयर है। तो इस पूरे स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है कहाँ पे? इस पूरे स्फीयर पे, स्फीयर के ऊपर। कांस्टेंट कहाँ पे है? सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? कांस्टेंट है। मतलब पूरे सरफेस पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, ठीक है। जब भी ऐसा केस आता है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी, ठीक है। तो यानी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड का मतलब अकेला पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कुछ इस तरह का पैटर्न दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी। अब अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का कुछ ऐसा फील्ड है तो आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज का भी देख लेते हैं। ये आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है। हमें हमेशा से पता है कि नेगेटिव चार्ज जब भी होता है तो उसके तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, उसके तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है पॉजिटिव वाले जैसे, बस इसकी डायरेक्शन अपोजिट है पॉजिटिव वाले केस से, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें भी कर सकते हैं। हमने बोला कि इतने डिस्टेंस पे हम एक स्फीयर बनाते हैं, एक रेडियस ले लिया हमने यहाँ से और उस रेडियस का हमने एक स्फीयर बना दिया ये। तो इस केस में भी इस पूरे स्फीयर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। तो यानी इस केस में भी जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी। तो यानी आइसोलेटेड चार्जेस के लिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर होगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नेचर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये तो हो गए दो केस, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, ये दो केसेस हो गए। अब तीसरा केस भी देख लेते हैं। तीसरा केस क्या होगा? तीसरा केस हम ले लेते हैं डाइपोल का। अब भाई डाइपोल में भी तो चार्जेस हैं। अभी हमने सिंगल चार्ज की बात की, आइसोलेटेड चार्ज की, अब हम डाइपोल की बात कर लेते हैं। डाइपोल में दो चार्जेस हैं, ठीक है। अब अगर मैं डाइपोल की बात करूँ, दिस इज़ डाइपोल, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब मैंने अभी बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम आगे ऐसे बोल सकते हैं कि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव की तरफ, ये भी बोल सकते हैं हम ऐसी, ये भी ऐसे ही हम बोल सकते हैं और ये भी ऐसे ही हम बोल सकते हैं, ऐसे ही यहाँ से ऐसे, और कुछ इस तरह का ये पैटर्न आ जाएगा। ये पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव के अंदर जाएंगी, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ अंदर जा रही हैं। तो ये किसका केस हुआ? ये डाइपोल का केस हुआ। ये डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, दोनों का मैग्नीट्यूड में सेम लेके चल रहा हूँ अभी, इसलिए वो डाइपोल है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस एक्सिस को कंसिडर करूँ, इस पूरी एक्सिस को, इसको मैं ब्लैक से बना देता हूँ, इस पूरी एक्सिस को अगर मैं कंसिडर करूँ, ये पूरी जो एक्सिस है, ठीक है। अब इस एक्सिस के ऊपर और इस एक्सिस के नीचे, सपोज इस एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे यहाँ पे और इस एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर कैलकुलेट करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएंगी, मतलब उनकी वैल्यू सेम होगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइपोल वाले केस में वो इस एक्सिस के अराउंड कौन सी सिमेट्री में है? सिलिंड्रिकल सिमेट्री में। कैसी सिमेट्री है? सिलिंड्रिकल सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, ठीक है। तो डाइपोल वाले केस में जो सिमेट्री का टाइप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सिलिंड्रिकल सिमेट्री होगी उसमें, ठीक है। पिछला केस जो आइसोलेटेड चार्ज का था वो क्या था? वो स्फेरिकल सिमेट्री था, ठीक है। अब ये डाइपोल का केस है, ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री हमारी इस केस में है। अब मैं नेक्स्ट केस जो बोल रहा हूँ ये तो डाइपोल का हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट केस है वो है मेरा फोर्थ केस, और वो है एक
शीट ऑफ चार्ज का मतलब एक शीट है जिसके ऊपर चार्ज हमने डाल दिया है, शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज हमने उसके ऊपर डाल दिया है। अब वो शीट ऑफ चार्ज कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, सपोज ये है मेरे पास, ये शीट है चार्ज की, इस पूरी शीट पे मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी शीट पे, ठीक है, यानी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल सकती हैं, कुछ ऐसे निकल सकती हैं, कुछ ऐसे निकल सकती हैं, दोनों तरफ अगर इस पे चार्ज है। तो इस केस में जो सिमेट्री है वो कुछ प्लेनर है, प्लेनर सिमेट्री है। तो इस केस में जो सिमेट्री बन रही है वो प्लेनर सिमेट्री है, ठीक है, यानी इधर भी उतनी ही डिस्टेंस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर भी उतनी ही डिस्टेंस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस शीट से। इस केस में प्लेनर सिमेट्री होगी, इस केस में सिलिंड्रिकल, पिछले दो केसेस में स्फेरिकल सिमेट्री होगी, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली अलग अलग सिस्टम्स के लिए कि किस तरह से बिहेव करती है, क्या क्या सिमेट्री होती है उनके अंदर, वो देख लिया हमने आइसोलेटेड चार्ज का देखा, डाइपोल का देखा और प्लेनर शीट का देखा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है देखो, ठीक है, फ्लक्स का क्या मतलब होता है, फ्लक्स शायद तुम लोगों ने वर्ड पहली बार ही सुना होगा, ये जो वर्ड है फ्लक्स, इसका मतलब होता है फ्लो, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लो है उसको हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी है प्रॉपर्टी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये कुछ ना कुछ बता रही होगी, हर एक प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करती है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये प्रॉपर्टी है तो ये क्या दर्शा रही है, अब ये देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, सपोज मेरे पास कोई भी एक एरिया है, सपोज मेरे पास ये एक सरफेस एरिया है ये, ठीक है। अब इस सरफेस एरिया में से जितनी भी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं नॉर्मली टू द सरफेस, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका फिजिकल मीनिंग। अब तो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वो क्या प्रॉपर्टी है, वो ये है कि किसी भी सरफेस से जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, फ्लो हो रही है, क्योंकि फ्लक्स क्या था, फ्लो था, तो पास हो रही है फिर फ्लो हो रही है थ्रू द सरफेस नॉर्मली, जो भी ये सरफेस है नॉर्मली, मतलब ये सरफेस, अगर ये पूरा सरफेस है इसका नॉर्मल ये होगा डायरेक्शन। तो अगर इस बोर्ड में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकले और उनका नंबर हम पता कर लें तो वो नंबर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता देगा, ठीक है। तो एक ये तो बात होगी, हमने इसकी डेफिनेशन की बात कर ली, फिजिकल मीनिंग की बात कर ली। अब अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की इसकी बात करूँ, की बात करूँ तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक सिंबल है जिसको हम बोलते हैं फाई, इस फाई से हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखाते हैं, फाई, ठीक है। इस फाई से हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखाएंगे, और अब हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल वे क्या होगा इसको डिफाइन करने का, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास एक सरफेस है जिसका सरफेस एरिया डेल्टा एस है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये लाइंस दिख रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यानी मेरे पास इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है। अब इस पूरे जो मैं इस केस में जो फ्लक्स को डिफाइन करता हूँ वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा एस, यानी सरफेस एरिया, ठीक है। ये कौन सा केस है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही हैं। ये वर्ड मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है अभी, ठीक है। ये नॉर्मली जब पास हो रही होगी लाइंस तो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये है, ई इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, सरफेस एरिया है, किसका, जो हम ये सरफेस ले रहे हैं। क्लियर इतनी बात। अब देखो थोड़े से ना एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, अब तुम कहोगे यार एरिया को वेक्टर क्यों बोल रहे हो भैया। अब एरिया जो होता है ना, ये भैया इसलिए वेक्टर बोल रहे हैं इसको क्योंकि ये वेक्टर है सच्चाई में, ठीक है। अब सपोज मेरे पास एक ये है, ये इसका सरफेस एरिया है, ये इसका सरफेस एरिया है। मैं इस सरफेस एरिया को, इसके एरिया को वेक्टर ही बोलूँगा क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इस एरिया की एक डायरेक्शन है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर अगर मैं बोल रहा हूँ एरिया को तो यानी इसके पास एक डायरेक्शन होगी,
यानी इसके पास एक डायरेक्शन होगी। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, अब सपोज मेरे पास ये सरफेस है, इस सरफेस का कुछ एरिया है ये, ठीक है। अब अगर मैं इस सरफेस एरिया को वेक्टर बोल रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, और इसकी डायरेक्शन होती है ये मार्कर इसकी डायरेक्शन बता रहा है, ये ऊपर की डायरेक्शन में ये सरफेस एरिया है। जो इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा वो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा ये, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, अब अगर मेरे पास एक सरफेस है ये, अगर मैं इसको एरिया वेक्टर बोल रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी ऊपर की तरफ, यानी एन कैप ये होगा इसका। अगर मैं इस एरिया वेक्टर को एस वेक्टर से दिखा रहा हूँ और इस सरफेस एरिया का एरिया जो है वो एस है, उसका मैग्नीट्यूड एस है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एस एन कैप मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप, उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो मैंने क्या बोला, अगर ये सरफेस है तो इसका यूनिट वेक्टर ये होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो यानी एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की इसमें ये है, ठीक है। अब देखो, अब ये केस तो आ गया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सरफेस था इस पर नॉर्मली पड़ रही थी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो मेरे पास डेफिनेशन ये बनी। अब अगर ऐसा केस नहीं है, केस कुछ ऐसा हो गया है कि मेरे पास सरफेस सेम ऐसी है जैसे पहला केस था, और जो मेरी इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस बार थोड़ी बदतमीजी दिखा के चली गई यहाँ से। वो बदतमीजी कुछ ऐसे दिखाई इन्होंने, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब ये हो गई, और जो सरफेस एरिया, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन थी वो तो ऐसी ही थी एन कैप, ठीक है ना। एन कैप मतलब ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है, और ये एन कैप की डायरेक्शन ये है बाहर की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बार ऐसे आ रही है, पिछले केस में सीधी ही आ रही थी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही हैं इस बार, और जो मेरा एन कैप है यानी एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये है एन कैप, ठीक है। और ये है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन क्या बनाई थी हमने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली टू द सरफेस, ठीक है। नॉर्मली टू द सरफेस मतलब ये सरफेस है, इसके इसी डायरेक्शन में जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो अगर मुझे इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नॉर्मल डायरेक्शन में करना पड़ेगा। अब सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एन कैप के साथ थीटा एंगल बना रही हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में एन कैप की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा। जैसे मेरे पास एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, ठीक है। ये वेक्टर बी वेक्टर, ये वेक्टर बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अगर मैं बी वेक्टर को ए वेक्टर की डायरेक्शन में दिखाना चाहूँ तो मैं इसका एक कंपोनेंट बनाता हूँ जिसको मैं ये बी कॉस थीटा बोल दिया करता था, ठीक है। तो ये बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो अगर मुझे बी को ए की डायरेक्शन में दिखाना है तो मुझे बी कॉस थीटा लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये हम 11वीं में सीख के आए हैं। यहाँ पर भी तो ऐसे ही काम हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसके बीच में एंगल ये थीटा है, और ये एन कैप की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा नॉर्मली टू द सरफेस रहना है। अब नॉर्मली टू द सरफेस रहने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर गिरना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। जब ये इधर डलेगा तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो ई कॉस थीटा होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो देखा था अभी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो थीटा एंगल बना रही है एन कैप के साथ, अगर मैं उसका एन कैप के साथ कंपोनेंट देखूंगा तो वो ई कॉस थीटा होगा इस डायरेक्शन में, ये होगा वो। तो अब मैं इजीली यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ अपना वापस से फ्लक्स, वो क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू इस केस में तो ये था जब नॉर्मली जा रही थी, इस केस में जब नॉर्मली नहीं थी, किसी एक एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जा रही थी, तो इस केस में मैं अपना फ्लक्स लिख सकता हूँ यहाँ पे, वो क्या होगा, फाई इक्वल्स टू ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस, ठीक है। ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस। अब अगर दो वेक्टर्स है मेरे पास, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर मैं करता हूँ, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। ये कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ई डेल्टा एस कॉस थीटा, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये डेल्टा एस एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं इस पूरे तामझाम को ई डॉट डी एस अगर लिख दूँ तो कोई भी गुनाह नहीं करूँगा ज़िंदगी में। ई डॉट डी एस लिखा मैंने इसको, ठीक है, कोई भी बदतमीजी मैंने नहीं दिखाई इसमें। तो ई डॉट डी एस लिखने में ई डॉट डी एस क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, और वो स्केलर क्वांटिटी आना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि फ्लक्स हमने क्या डिफाइन करा था, फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ लाइंस थी। अगर कोई चीज़ नंबर ऑफ लाइंस है तो वो स्केलर क्वांटिटी ही तो है, ठीक है। जब नंबर ऑफ लाइंस है, कोई नंबर है, ठीक है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ से भी हमें पता लग रहा है फ्लक्स क्या आ रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी ही आ रहा है, ई डॉट डी एस, ठीक है। अब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी तो आ गया। अब मुझे अगर फ्लक्स की ऐसा यूनिट पता करनी है क्या होंगी,
तो मैं इजीली पता कर सकता हूँ भाई वो भी। फ्लक्स क्या था, मोटा मोटा फ्लक्स क्या था, E इंटू डी एस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ फोर्स अपॉन चार्ज। और ये तो ऐसी है, ये एरिया ही लिख देते हैं इसको, लो यूनिट बनाने के लिए। फोर्स की यूनिट क्या थी, न्यूटन, चार्ज कूलम इनवर्स ऊपर जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी यहाँ से मैं इसकी फाइनली यूनिट्स क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो ये मेरे पास फ्लक्स की यूनिट्स आ गई हैं, ये मेरे पास फ्लक्स की यूनिट्स आ गई हैं जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स है। ठीक है, अब ये बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है, हमने इस वर्ड की इंपॉर्टेंस भी देख ली है। इस वर्ड की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एरिया वेक्टर के बीच में एक रिलेशन निकाल लिया है। ये वाला एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में हमने रिलेशन निकाल लिया है फ्लक्स के साथ, E डॉट डेल्टा एस। अब देखो ये इतना तामझाम तो हमने सीख लिया है, एक मिनट रुकना, ठीक है बिल्कुल, ये इतना हिसाब तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब तक जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो एक अच्छी तमीज़दार इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अच्छे बच्चे की तरह काम कर रही थी वो। और अब जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो एक बदतमीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक बदतमीज़ ही सरफेस एरिया है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक ये सरफेस एरिया है जिसका टोटल सरफेस एरिया एस है, टोटल सरफेस एरिया एस है, और इसके अंदर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है। यानी इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब बेशर्मी दिखाएगी ही दिखाएगी। ठीक है, अब ये जो टोटल सरफेस एरिया एस है इसका सरफेस का, मैं बोल रहा हूँ मैं इस पूरे सरफेस एरिया एस को अलग अलग एलिमेंट्स में तोड़ लेता हूँ। ये एक एलिमेंट है डेल्टा S1, ये एक एलिमेंट है डेल्टा S2, ये एक एलिमेंट है डेल्टा SN, सो ऑन कर दिया मैंने यहाँ तक। ठीक है, इसमें n पार्ट्स मैंने बना दिए एरिया एलिमेंट्स के, मतलब n इसमें डिफरेंट पार्ट बना दिए मैंने एरिया एलिमेंट के। ठीक है, अब इस हर एक एरिया एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, यहाँ से E2, यहाँ से En ऐसी। ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग सपोज n कैप की डायरेक्शन ये है, E1 की डायरेक्शन ये है, इसमें ऐसे n कैप की डायरेक्शन E2 की डायरेक्शन ये है, इसमें En की डायरेक्शन ये है और n कैप की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब मेरे पास अगर पूरे सरफेस में जिसका टोटल सरफेस S है उसमें अलग अलग छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स पड़े हैं, अगर मैं उन सब का अलग अलग फ्लक्स निकालूं और उन सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए इस पूरे सरफेस एरिया के लिए, टोटल फ्लक्स, तो वो क्या हो जाएगा, φ1 + φ2 एंड सो ऑन अप टू n। तो मतलब मैं सभी फ्लक्सेस को ऐड कर दूंगा, और मैं φ1 कैसे निकाल सकता हूँ, अभी सीख के आए हैं, वो क्या होगा, E1 डॉट डेल्टा S1 वेक्टर प्लस E2 डॉट डेल्टा S2 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू En डॉट डेल्टा Sn वेक्टर। ठीक है, हम इन सबको कर सकते हैं। अब इस चीज़ को पूरी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं समेशन में लिख सकता हूँ, ऐसे मैथ्स में पढ़ा होगा जरूर, I = 1 से कैपिटल N तक जाएंगे और इसको हम ऐसे लिख देंगे EI डॉट डेल्टा SI। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए इस बात को समझने में। हमने एक जनरल टर्म बना दिया, ये जब मैं I की वैल्यू 1 रखूँगा तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, जब मैं I की वैल्यू 2 रखूँगा तो मेरे पास सेकंड टर्म आ जाएगी, और I की वैल्यू n रखूँगा तो मेरे पास nth टर्म आ जाएगी। और इसका मतलब है समेशन कर रहे हैं, सबको एडअप कर रहे हैं। ठीक है, अब इतनी चीज़ मेरे पास आ गई है। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा हूँ कि जो ये मेरा सरफेस है ना, अब मैं इस पर कंसिडर कर रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स है जो n थे ये इन्फाइनाइट हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे एरियाज हमने इस पर बना दिए हैं, उनका नंबर कितना है, इन्फिनिटी है, बहुत सारे हैं। और जो सरफेस एलिमेंट डेल्टा S में बोल रहा हूँ उसका जो एरिया है वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने n जब इन्फिनिटी कर दिया है तो बहुत सारे ब्लॉक्स बनेंगे छोटे छोटे एरिया के, और वो उनका एरिया छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा उन सब का पर्टिकुलर एक एक का एरिया कम होता जाएगा। जब एक एक का एरिया कम होता जाएगा, कुछ इस तरह का केस बनेगा, जब एक एक का एरिया कम होता जाएगा, जब एक एक का एरिया कम होता जाएगा तो ये पूरा सरफेस एक कंटिन्यूस सरफेस की तरह बिहेव करेगा। ये पूरा सरफेस एक कंटिन्यूस सरफेस की तरह बिहेव करेगा। और हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक पढ़ा था, जब हमने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी, जब भी कॉन्टिन्यूस वर्ड आएगा ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में, इसमें सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो इस केस में हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। उस केस में हम नॉर्मल समेशन नहीं कर सकते हैं, इस केस में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो ये समेशन है, ये जो समेशन है, इसको हमें इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। अब ये हमने पढ़ा है, कॉन्टिन्यूस जब भी चीज़ होगी तब हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब जो ये ds डेल्टा S था, ये वाला ये ट्रायंगुलर शेप जो दिख रही है, जब हमने उसको बहुत ज़्यादा छोटा बना दिया है अब इसको,
तो ये जो डेल्टा एस होगा ये डी एस से रिप्लेस होगा, यानी जो डेल्टा एस है ये रिप्लेस होगा डी एस से, ठीक है, क्योंकि हमने उसका साइज़ बहुत छोटा कर दिया है, वो 10 किसकी तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ। जब भी बहुत छोटी चीज़ों की बात होती है तो डी एस का इस्तेमाल किया जाएगा, वहाँ पे डी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस फाई को फाइनली हम लिख सकते हैं कंटिन्यूस वाली टर्म्स में, वो होगा ऐसे इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट और ये डी एस, और यहाँ पे ऐसे ये बना देंगे क्योंकि ये क्लोज सरफेस को दर्शा रहा है। ये पूरा कैसा सरफेस था, ये क्लोज सरफेस था, ठीक है, ये पूरा कैसा सरफेस था, क्लोज सरफेस था। तो हमारे पास फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक्सप्रेशन आ गया है जो कि कॉन्टिन्यूस वाले केस में कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम, और इस क्वेश्चन से, इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है, गॉस थ्योरम पहली बात तो इस्तेमाल करता है फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिस्पेक्ट में कुछ बात करता है, उसकी इज्जत करता है। आप लोगों को भी इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि ये तुम्हें बहुत सारे नंबर देगा 12th में, ग्रेजुएशन में भी, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इज्जत करते हुए आगे बढ़ते हैं। गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी अगर मेरे पास क्लोज सरफेस है, कोई भी मेरे पास क्लोज सरफेस है, और उस क्लोज सरफेस के अंदर अगर टोटल चार्ज जो है वो क्यू नॉट, क्यू एनक्लोज है, क्यू क्या है, चार्ज, क्यू क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। अगर क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज इनक्लोज हुआ है, मतलब उसके अंदर क्यू चार्ज है, तो गॉस थ्योरम बोलती है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई, वो हमने क्या बोला था, ई डॉट डी एस, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है भाई कि अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, सपोज मेरे पास, गॉस थ्योरम क्या बोल रही है, मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस में यहाँ पे अंदर पूरे सरफेस में टोटल चार्ज क्यू है। तो गॉस थ्योरम मेरी क्या बोल रही है, गॉस थ्योरम बोल रही है कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस के लिए वो किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था हमारा, एप्सिलॉन नॉट था हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी, नहीं सॉरी, एप्सिलॉन नॉट था हमारा परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, अभी हमारे पास कोई मीडियम नहीं है यहाँ पे। फ्री स्पेस की बात करी यानी वैक्यूम की बात करी तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसके प्रूफ को करते हैं। अब इसके प्रूफ को करने से पहले हमें एक बहुत सुंदर सी बात पता होना चाहिए कि जो गॉसियन सरफेस होता है कुछ एक चीज़, उसके बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस के बारे में हमें पता होना चाहिए पहले, ठीक है। गॉसियन सरफेस क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, ये कोई रियल चीज़ नहीं है, कि हाइपोथेटिकल सरफेस होगा जो कि हम क्यों बनाएंगे, टू कैलकुलेट सरफेस इंटीग्रल, टू कैलकुलेट सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हम इस गॉसियन सरफेस की मदद लेंगे, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस बहुत प्यारा एक कॉन्सेप्ट है, देखते हैं क्या है। अब कभी भी जब हम गॉसियन सरफेस को कंसिडर करेंगे, अभी देखेंगे हम कैसे कंसिडरेशन में लाते हैं उसको, तो उसके एक दो रूल्स हैं। उसके रूल्स क्या है, पहला रूल क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस शुड रिमेन कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे गॉसियन सरफेस के ऊपर कांस्टेंट रहनी चाहिए। अभी ये चीज़ें जब हम आगे करेंगे वो प्रूफ हमें इजीली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी सिर्फ देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस शुड रिमेन कांस्टेंट, मतलब कोई भी गॉसियन सरफेस लूंगा मैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, कुछ भी लूंगा, उस पूरे गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा रूल क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा और जो एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर है ds, ये ds क्या है, एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो EDS आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में जो एंगल थीटा होगा ना वो 0 डिग्री होना चाहिए। ये इसकी नेक्स्ट कंडीशन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशंस जैसे ही हम फुलफिल कर लेंगे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी करने के लिए। यही खूबसूरती है गॉसियन सरफेस की, ठीक है। अभी इस खूबसूरती का लाभ उठाते हुए हम वो प्रूफ करते हैं क्या है, ठीक है। वो प्रूफ करने के लिए हम इसको हटा रहे हैं,
और ये हट गया। और अब हम प्रूव करते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक पॉजिटिव क्यू चार्ज ही ले रहे हैं, जिसके लिए हम इस पूरे गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। गॉस थ्योरम क्या बोल रही है कि जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होने चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और अभी हम इसको फेंक के मारेंगे, देखना, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे अच्छे से पता था जब पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज था तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका नेचर क्या था, स्फेरिकली सिमेट्रिक था। उसका नेचर क्या था, स्फेरिकली सिमेट्रिक। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर स्फेरिकली सिमेट्रिक है, अच्छा एक बात और, हम किस तरह के केसेस में किस तरह का गॉसियन सरफेस ले सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये सिस्टम हो गया एक सिस्टम, सॉरी सिस्टम क्या है, और उसके बाद हम गॉसियन सरफेस में किस तरह का कंसिडर करेंगे वो देखते हैं। अगर मेरे पास आइसोलेटेड चार्ज है यानी सिमेट्री कैसी है उसकी, स्फेरिकल सिमेट्री है, यानी सिमेट्री कैसी है, स्फेरिकल है। तो यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस जो लेंगे वो स्फेरिकल इन नेचर लेंगे, यानी जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो स्फेरिकल होगा, ठीक है। अगर मेरे पास लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज के केस में जो सिमेट्री होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सिलिंड्रिकल होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे लाइन चार्ज है मेरे पास, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सारा, तो यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे, इक्वल डिस्टेंस पे इस वायर से। तो ये इस तरह की सिमेट्री सिलिंड्रिकल सिमेट्री कहलाती है, सिलिंड्रिकल सिमेट्री। तो इस केस में जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिलिंड्रिकल होगा, इस केस में जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस हो सकता है हमारे पास शीट है, एक शीट ऑफ चार्ज। उस शीट ऑफ चार्ज के लिए जो हमारी सिमेट्री थी वो प्लेनर थी, और प्लेनर सिमेट्री के लिए हम सिलिंड्रिकल भी ले सकते हैं गॉसियन सरफेस, और एक क्यूबॉइडल बॉक्स टाइप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गॉसियन सरफेस या तो स्फेरिकल ही होगा या फिर सिलिंड्रिकल ही होगा, वो डिपेंड कर रहा है जिस तरह का हमारे पास सिस्टम है वो सिस्टम किस तरह की सिमेट्री में है, उसके हिसाब से फिर हम गॉसियन सरफेस को डिसाइड करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हमारे पास हमको ये गॉस थ्योरम को प्रूव करना है। हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमें पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज के लिए पता है कि सिमेट्री कैसी थी, स्फेरिकल। तो जब स्फेरिकल सिमेट्री होती है तो हम गॉसियन सरफेस किस तरह का ड्रॉ करते हैं, स्फेरिकल। तो इस चार्ज से सपोज इस r डिस्टेंस पे मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ, और इस स्फीयर को बोलूँगा मैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के मैंने दो रूल बताए थे। पहला रूल क्या था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, वो सेम रहनी चाहिए पूरे सरफेस के ऊपर। अब देखो, अगर ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस भी r है, इन तीनों पॉइंट्स पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वैसे, वो होती है 1/4πε0 Q/r²। चार्ज तो Q सेम ही है और डिस्टेंस भी सेम है, ये भी। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस के ऊपर सेम रहेगी। सिंपल सी बात है भाई, पूरा स्फीयर है, अगर पूरा स्फीयर है तो पूरा जो रेडियस होगा हमेशा वो सेम ही तो रहेगा। अगर रेडियस सेम है तो डिस्टेंस सेम है चार्ज से, और डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। तो यानी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी सेम है। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरा रूल क्या था कि जो E और जो DS वेक्टर होगा उसके बीच में जो एंगल होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए। चलो भाई ये भी देख लेते हैं। इस पॉइंट पे बात करते हैं, सिर्फ इस एक पॉइंट पे बात करते हैं। इस एक पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट के आसपास ये एरिया, छोटा सा एरिया DS मान लेता हूँ। ले भाई DS बोल दिया मैंने। जब ये DS एरिया है, अब एरिया क्या बोला था मैंने, एरिया वेक्टर है, और एरिया का जो वेक्टर है यानी एरिया का जो यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। यानी एन कैप की डायरेक्शन भी तो यही हुई, या फिर DS वेक्टर की डायरेक्शन भी तो यही हुई। DS वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, E वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, यानी थीटा मेरा 0 डिग्री आ गया भाई। थीटा अगर 0 डिग्री आ गया तो ये कंडीशन भी हो गई। जब ये दोनों कंडीशन हो गई तो हमारे तो मज़े आ गए। अब इन मज़ों को आगे बढ़ाते हुए मैं ये प्रूफ फाइनली कर देता हूँ, ठीक है। ये प्रूफ मैं फाइनली कर देता हूँ। अब मुझे क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है मुझे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो होगी 1/4πε0 Q/r², ठीक है। अब मुझे फ्लक्स अच्छे से पता है। फ्लक्स मेरा क्या होता है, वो होता है इंटीग्रेशन E.ds, ठीक है, E.ds। अब अगर मैं इस E वेक्टर को ऐसे बोल देता हूँ r कैप, r की डायरेक्शन में r वेक्टर है तो r कैप बोल देता हूँ, और DS वेक्टर क्या लिख सकता हूँ मैं, DS इंटू एन कैप। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r कैप एंड एन कैप आर इन सेम डायरेक्शन, यानी थीटा कितना है उनके बीच में, 0 डिग्री है। अगर इनके बीच में थीटा 0 डिग्री है, तो मैं इस एक्सप्रेशन का ऐसे लिख सकता था ना,
इनके बीच में थीटा जो है वो 0 डिग्री है अगर, तो ई डॉट डी एस यानी ई डी एस को 0 डिग्री, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ई डी एस कॉस 0 डिग्री, यानी फाइनली मेरे पास आ गया ई इंटू डी एस। ठीक है, अब देखो अभी हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगी पूरे सरफेस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर खींच सकता हूँ मज़े से। तो यानी मैं अगर एक्सप्रेशन लिखूँ अब, तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर खींच सकता हूँ, ये खींच लिया मैंने इसको बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया, डी एस। अब देखो डी एस का कंप्लीट इंटीग्रेशन है, डी एस इतना था, इस पूरे का इंटीग्रेशन मतलब जो पूरा सरफेस है स्फीयर का उसका इंटीग्रेशन है, और इस इंटीग्रेशन का मतलब है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यही तो मतलब होगा इसका, यही तो मतलब होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या आती है इसमें, इसमें नेक्स्ट चीज़ आएगी, सिर्फ हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ई की वैल्यू क्या आती है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी एस मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², ये 4π से 4π गए और ये r² से r² गए, बचा क्या, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा है, यानी फ्लक्स मेरा किसके इक्वल आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और ये हमने इसको फेंक के मारा। प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये गॉस थ्योरम का हमने प्रूफ भी देख लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एप्लीकेशन देखेंगे गॉस थ्योरम की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, और हो सके तो ये चीज़ें आगे रिकमेंड कीजिए अपने दोस्तों में जिनको ज़रूरत है, और बाकी ख्याल रखिए, बाय बाय, टाटा।